बच्चों, पिछले 3 वीडियो से हम आपका जो विषय ले रहे हैं वो है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी विभिन्न वाद्यों का क्रमागत विकास। इसके अंतर्गत हमने पखावज, वीणा और सितार, इनके ऐतिहासिक विकास और उनकी क्रमागत विकास पे हमने चर्चा की थी। आज इसी क्रम में हम जिस वाद्य पे की चर्चा करेंगे वो है सरोद। सरोद जो है वो भारतीय वाद्य यंत्रों में आज अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सरोद शब्द जो है ये एक नहीं बल्कि 2 शब्दों का मिश्रण माना जाता है, शाह प्लस रूद, यानी रूद का अर्थ है रुद्र वीणा से माना जाता है। इस प्रकार यहाँ शाहरूद का अर्थ शाह की रुद्र वीणा, ऐसा अर्थ बताया गया है। सरोद से मिलते जुलते वाद्यों का उल्लेख हमें चंपा के मंदिरों में पहली शताब्दी के आसपास चंपा के मंदिरों में, तो 200 ईस्वी पूर्व रोपर के मूर्तियों में भी इस आकृति के हमें वाद्य दृष्टिगोचर होते हैं। इसी प्रकार 6ठी शताब्दी में गंधार की शिल्पकलाओं में भी इससे मिलते जुलते वाद्यों का चित्रण हमें प्राप्त होता है। इसकी उत्पत्ति के विषय में और एक हमारे संगीतज्ञ का मानना है कि रबाब के समान रूपाकार वाले इस विशिष्ट वाद्य को संभवतः रबाब से अंतर स्पष्ट करने के लिए सरोद संज्ञा प्रदान की गई होगी। तो इसी प्रकार डॉक्टर दिनेश चंद्र गुप्त के अनुसार सरोद शब्द की उत्पत्ति अरबी के शहरूद अथवा सारोद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ संगीत है। कालांतर में यही नाम शहरूद भारत में सरोद नाम से ग्रहण किया गया। इसी तरह SM टैगोर जी का विचार है कि अफ़गानिस्तान, अरब आदि देशों में सरोद का प्रचलन है। तो डॉक्टर लालमणि मिश्र जी का मानना है कि रबाब, सुर सिंगार तथा सरोद का आदि रूप हमें प्राचीन चित्रावीणा में देखा जा सकता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो रबाब, सुर सिंगार तथा सरोद एक ही जाति के वाद्य हैं और मध्यकालीन संगीत ग्रंथों में इस नाम से हमें कोई वाद्य से उपलब्ध नहीं होता। अतः इसके वर्तमान रूप को हम रबाब का ही परिवर्तित रूप मान सकते हैं। और कुछ हमारे जो संगीत विद्वान हैं उनका मानना है कि सरोद वीणा के प्रकारों में से एक है। संभवतः शारदीय वीणा का जो अभ्रंश के रूप में इसको माना जा सकता है। और इसमें संदेह नहीं है कि आधुनिक युग का जो ये सरोद, ये एक विदेशी वाद्य है जो कि अफ़गानिस्तान से होता हुआ भारत आया और इसमें अनेकानेक सुधार हुए और अनेकानेक इसमें परिवर्तन हुए, जिससे कि यह भारतीय संगीत में अपनाया जा सके और वर्तमान में यह भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रचलित और प्रतिष्ठित होकर एक लोकप्रिय वाद्य बन गया है। और सरोद के विभिन्न घराने जो है वो इस वाद्य की साधना के ही प्रमाण हैं। जहाँ तक इसकी बनावट का तात्पर्य है तो सरोद का हम देखते हैं कि इसका संपूर्ण भाग जो मुख्य जो शरीर है वो मुख्य खूंटियों के लगने वाले स्थान को छोड़कर एक ही लकड़ी के पर्दे से बनाया जाता है। और इसकी जो लकड़ी इसमें प्रयोग की जाती है तो लालमणि मिश्र जी के अनुसार ये सागौन की लकड़ी का इसमें है कि सागौन की लकड़ी का प्रयोग होता है। तो कोलकाता के सरोद निर्माता श्री दुलाल कंजी के अनुसार टीक की लकड़ी का भी होता है, जिसमें उसके भी 2 प्रकार हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि सीपी टीक तैली होती है, इसलिए इसमें खूंटियाँ अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहती। परिणामतः जब बजाया जाता है तो उस समय अक्सर बेसुरा हो जाता है। और बर्मा टीक से बने हुए सरोद की ध्वनि अधिक घनी एवं गहरी होती है, जबकि तुन लकड़ी से बने सरोद की ध्वनि अधिक खुली भी होती है। और आधुनिक समय में जो तुन जो है वो पश्चिम बंगाल के उत्तरी प्रदेशों, असम एवं सिलीगुड़ी से आती है और पहले समय में ये लकड़ी अंडमान में मिलती थी। तो इसमें जो सरोद के ढांचे के लिए हम देखते हैं कि निम्न माप की लकड़ी का चयन किया जाता है अमूमन, जैसे लंबाई 54 सेंटीमीटर तो मोटाई 8 और इस तरह चौड़ाई इसकी 14 रहती है। इस माप की लकड़ी के कुंदे को अनुवादक, जिसे प्याला भी कहते हैं, इसके स्थान से लेकर तार गहन तक सावधानी से आवश्यकता अनुसार खोखला किया जाता है। और इसके ऊपर जो है वो चर्म जो है उसको जो है सरोद निर्माता चैनी कहते हैं
और इसे बकरे की जो खाल होती है बच्चे की, उसकी खाल से जो है उससे में से बनाया जाता है। और इसके चमड़े को स्थानीय दुकानदार से खरीद के वो 15 मिनट तक सादे पानी में भिगो देते हैं। उसके पश्चात उसको पूरी तरह सुखा लिया जाता है और फिर आवश्यकता अनुसार पतली करने के लिए निर्माता इसे खुरपी से छील देते हैं। और चैनी को तुम्बे पर आटे के बने चिपकाने वाले पदार्थ से चिपकाया जाता है और चैनी को प्रायः 6 से 8 महीने के अंतराल पर बदला जाता है। और कुछ कलाकारी से और भी अपने हिसाब से जो है इसको और कम समय में भी बदल देते हैं। इसके अतिरिक्त डांड वाद्य का वो भाग होता है जिस पर कि अंगुली का संचालन होता है और वास्तव में इसी भाग पर पूरी वादन क्रिया होती है। और ये भाग अंदर से खोखला होता है। इससे ऊपर से लकड़ी की एक पतली प्लेट से ढका जाता है जिस पर एक इलेक्ट्रोप्लेटेड स्टील की पतली स्थिर की जाती है। डांड में हम देखते हैं कि तरफ की तारों के लिए छिद्र बने होते हैं जिसमें 2 सूट उठी हुई फुलियाँ लगी रहती हैं जो तरबों की तार गहन का कार्य करती हैं। और इन छिद्रों में से होकर तरफ के तार डांड के भीतर चले जाते हैं और डांड के दाईं तरफ लगी खूंटियों में बांधे जाते हैं। इसके बाद इसमें खूंटियाँ होती हैं। तो सरियों की खूंटियों के लिए शीशम की लकड़ी प्रायः उत्तम मानी जाती है। और यहाँ कारीगर जहाँ ये खुटियाँ बनाते हैं उसको ये जो बनाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों के सरोद निर्माताओं को ये खुटियों को बना के भेजते हैं। और आज हम देखते हैं कि आधुनिक समय में कोलकाता के कारीगर अब स्थानीय शीशम की लकड़ी का इसके लिए खुटियों के लिए प्रयोग करने लगे हैं। और इसमें मुख्य तारों की खुटियाँ यानी 3 उसके प्रकार आकार की प्रचलित हैं। गुलाब की आकृति, सादा और कमर रखनुमा। और तरफ की तारों की खुटियाँ, इन खुटियों का जो है वो छोटा एवं सादा आकार होता है एवं पकड़ने के स्थान पर बटन नुमा आकार जो है इसमें होता है। इसके अतिरिक्त जो होता है माथा, यानी यह वो स्थान है जहाँ सरोद के ऊपर की ओर मुख्य तारों की खुटियाँ लगी होती हैं। सरोद के इस भाग एवं सरोद की पूरी लंबाई का आनुपातिक नाम 1/3 जो है होता है। यह थोड़ा सा धनुषाकार एवं हल्का सा किनारे की तरफ नुकीला होता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब शैली जो है इनके सरोद में 8 एवं उस्ताद हाफिज़ अली खां एवं पंडित राधिका मोहन मोहित के सिर में 6 मुख्य तारों के लिए खुटियाँ हैं। तो और डांड की दक्षिण पार्श्व में चिकारी एवं तरबों की जो है खुटियाँ लगी होती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस्ताद अलाउद्दीन खां शैली एवं पंडित राधिका मोहन मोहित्रा के सरोद में 15 और उस्ताद हाफिज़ अली खां शैली के सरोद में 11 जो है वो तरब की खुटियाँ लगी होती हैं। और ये तरब का काम जैसे सितार में जिस तरह की होती हैं खुटियाँ उसी तरह से इसमें भी प्रयुक्त होती हैं। जहाँ तक इसमें पॉलिश का संबंध है कि सरोद वाद्य पर लॉग तथा मैथेलेटेड स्प्रिट की पॉलिश की जाती है। और कुछ कलाकार इसमें काली महोगनी तथा कुछ लाल महोगनी पॉलिश को भी पसंद करते हैं। इसके ऊपर ब्रिज होता है। लंगोट से 3 तार गहन की ओर एक ब्रिज रखा जाता है और यह सांबर या हिरन के सींग से बनता है। और सरोद वाद्य में मुख्य तारों एवं तरफ की तारों के लिए एक ही ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त लंगोट यानी पहले के सरोद में लंगोट यानी सितार के समान वो पीछे की तरफ का एक छोटा सा हिस्सा होता था, परंतु उस्ताद अलाउद्दीन खां ने इसको थोड़ा सा चौड़ा किया। अब यह गोल चरमावृत भाग के नीचे भाग में लगा होता है और इसमें तार अटकाने के लिए छोटी छोटी फुल्लीदार कीलें लगी होती हैं। और तार गहन जो है वो ऊपर की ओर मुख्य तारों की खुटियाँ जिसके पास में सरोद में मुख्य तारों के जाने के लिए तार गहन लगा होता है और ये 12 संज्ञा के सींग या हड्डी का बना होता है। इसी तरह से नीचे हम देखते हैं कि सरोद में तुम्बा में कुछ कलाकार खुटियों के नीचे की तरफ गूंज के लिए तुम्बा लगाते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब की शैली के जो सरोद हैं उसमें हम देखते हैं कि पीतल धातु का तुम्बा लगता है, लेकिन उस्ताद हाफिज़ अली खां साहब के सरोद में इस तरह का तुम्बा नहीं हमको मिलता। और जो पंडित राधिका मोहन मोहित्रा जो है उनके सरोद में हमें छोटा लकड़ी या अथवा कद्दू का तुम्बा लगाया जाता है। तार जो हैं इसके वो सरोद वाद्य में जो है वो जर्मनी या इंग्लैंड के तारों का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। और चिकारी सभी शैलियों में 2 चिकारी के लिए स्टील धातु के जो है वो तार प्रयुक्त होते हैं। अच्छा, जहाँ तक इस सरोद बजाने के लिए जो है वो जवा यानी सरोद में वादन प्रक्रिया में तार पर जिससे प्रहार किया जाता है उसे जवा कहते हैं।
यह जो जवा है वो नारियल के छिलके यानी नारियल का छिलका यानी खोपरे से बना होता है। उसे साफ करके चिकना किया जाता है तथा इसका आकार जो है वो तिकोना होता है और ये जवा दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे के मध्य पकड़ा जाता है। और इस वाद्य को हम देखते हैं कि गोद में लेकर विशेष आसन में बैठकर बजाया जाता है और वादन के लिए जवा का जो है प्रयोग किया जाता है। और वर्तमान में हम देखते हैं कि नारियल के पके छिलके से भी इसको तैयार किया जाता है। जवा को दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी के मध्य रखकर मुट्ठी बांधकर तार पर प्रहार करते हैं और ऊपर से नीचे की ओर प्रहार करना दा कहलाता है और नीचे से ऊपर की ओर प्रहार जो है वो रा कहलाता है। अब जैसे सितार के मिज़राब की भांति इसमें भी दो मुख्य बोलों के आधार पर ही विभिन्न बोलों की रचना होती है। जैसे सितार में मैंने आपको पूर्व में बताया था कि सितार की जो है वो मुख्यतः दो बोल होते हैं, दा और रा। फिर उन्हीं से अलग अलग बोलों के वेरिएशंस किए जाते हैं। इसी तरह सरोद में भी जो है वो दो मुख्य बोलों से ही उनके आधार पर विभिन्न बोलों की रचना होती है, जैसे देर, दारा, द्रार, दिरदा। अब बस एक चीज़ इसमें अंतर ये है कि सितार में जो बोल दा होता है वो सरोद में रा होता है और जो बोल सितार में रा होता है वो सरोद में दा, यानी दा और रा आपस में एक दूसरे के विपरीत बजाए जाते हैं इन दोनों साज में। और इस प्रकार हम ये देखते हैं। और इसमें जो दो शैलियों द्वारा ये साज बजाया जाता है, एक रबाब शैली द्वारा, दूसरा सुरसिंगार शैली द्वारा। तानसेन की परंपरा की बासत खां की जो शिष्य परंपरा जो है वो रबाब की शैली, उसमें रबाब की शैली ज़्यादा प्रचलित रही और रामपुर के उस्ताद वजीर साहब खां साहब की परंपरा में सुरसिंगार की शैली जो है वो ज़्यादा पॉपुलर रही। और इस प्रकार हम ये देखते हैं। आज जो वर्तमान में जो है हम देखते हैं कि शताब्दी में इस वाद्य को प्रचार में लाने का श्रेय हैदर अली खां साहब को माना जाता है, जो कि इस साज को काबुल से लाए थे। उनके पुत्र गुलाम अली के 3 पुत्र थे, हुसैन अली, मुराद अली तथा नन्हे खां साहब। और नन्हे खां साहब ने ही सरोद की तालीम तानसेन परंपरा के प्रसिद्ध रबाब वादक वासत खां तथा रामपुर के गुलाम मोहम्मद जी से प्राप्त की थी। और वर्तमान समय के जो आफ्ताब सरोद उस्ताद जो हाफिज़ अली खां साहब थे वो इन्हीं नन्हे खां के सुपुत्र हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि साज के विश्व प्रसिद्ध वादक जो है वो महर के उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब, जिनको बाबा के नाम से भी जो विख्यात थे, उन्हीं के पुत्र अली अकबर खां साहब इस साज के एक सफल कलाकारों में माने जाते हैं। और उसके अतिरिक्त जो है उस्ताद अमजद अली खां साहब, उनके दोनों पुत्र, श्रीमती शरण रानी जी आदि जो है, राधिका मोहन मोहत्रे जी आदि जो है वो इस वाद्य की प्रमुख जो है वो कलाकार माने जाते हैं। और इस वाद्य में आलाप, जोड़, झाला, इसके बाद मसीद खानी एवं रज़ा खानी गत और अंत में गतकारी का झाला और ये सब चीज़ें बजाई जाती हैं। ये सब इसका वैशिष्ट्य है। इस प्रकार सरोद जो है वो भी हम देखते हैं कि आज हमारी एक प्रतिष्ठित एवं एक लोकप्रिय जो है वाद्य हमारी भारतीय संस्कृति का बन गया है। थैंक यू।